हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ फिर से आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का सेट प्रैक्टिस। ये अपना सेट दूसरा सेट है। पहला सेट कल मैंने डाल दिया था। डेली बेसिस पे डालेंगे हम लोग और ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन मैंने वैसा ही डाला है वही जो प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न वैसा ही प्रश्न डाला गया है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है। तो चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं अपना यह सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सेट प्रीवियस ईयर बेस्ड सेट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। यदि संख्या x 4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या को क्या जरूरी होता है। तो 11 से विभाज्य होने के क्या नियम होते हैं। तो 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या को देखिए क्या होता है। कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का, देख लेते हैं यार। चलिए देखिए, x4461, ठीक है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या को किन नियम का पालन करना पड़ता है। तो देखिए, विषम स्थान के अंक का योग, विषम स्थान के अंक का योग सम स्थान के योग का अंतर अगर 0 या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो बोलेंगे हम कि वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये संख्या कब विभाज्य होगी 11 से भाई, जब ये संख्या का सम स्थान का योग्य सम स्थान का योग्य और विषम स्थान के योग्य का अंतर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए देख लेते हैं। 1 4 5 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स हो गया। 4 प्लस 6, तो इनका जोड़, इनका योग्य हो गया 10 और इनका अंतर किसके बराबर, 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो बोलेंगे कि हम ये संख्या विभाजित है। तो विभाज्य तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि विभाज्य है, तो 0 कर लेंगे भाई। 5 प्लस एक्स -10 है, तो 5 प्लस एक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -5 हो गया। तो यहाँ क्या रखेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 5 रखेंगे। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी था ये, 5 रखेंगे 0 आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। सही आंसर 5 है। समझ में आया होगा, मान रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं है। 11 से विभाज्य होने के नियम हैं आपके, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई संख्या हो उसका सम का स्थान का योग्य उसके विषम के स्थान के योग्य के विषम के स्थान के योग्य का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए इतना करते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2 से विभाज्य होने के नियम क्या हैं, 4 से क्या हुए, 8 से क्या है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य होने के क्या नियम है। तो जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 2 का मल्टीपल हो तो वो संख्या बोलेंगे 2 से विभाज्य है। थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि आपका रिवाइज हो जाए। 4 से विभाज्य होने के लिए संख्या को क्या जरूरी है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 2 अंक जो है लास्ट के वो 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। 8 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि संख्याएं 8 से विभाज्य है। चलिए दोस्त, 2 4 8 हो गया। वैसे ही हम 3 6 9 के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। 3 से विभाज्य होने के लिए संख्या को क्या फॉलो करना पड़ता है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए संख्याओं का योग्य अगर 3 से विभाज्य है
तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य होने के लिए तो जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 9 से विभाज्य होने के लिए तो जो संख्या 3 से विभाज्य हो, नहीं, जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वैसी संख्याएं जो जिनके अंकों का योग्य क्या, जिनके अंकों का योग्य 9 से विभाज्य हो, तो वैसी संख्याओं 9 से विभाज्य होगी। देखिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, 9 से विभाज्य होने का मतलब क्या, कि जो संख्या है, मतलब कोई संख्या है, जैसे में आप मान लीजिए 81, 36, 49, ठीक है, तो ये संख्या अगर इन संख्याओं का अंकों का योग्य 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। जैसे 8 1 9, 9 9 3 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 9 31, तो ये संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर कोई संख्या, अगर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 81, 36, 45, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो हम बोलेंगे देखिए इन संख्याओं के अंकों को योग्य अगर विभाजित होगा तो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 + 1 9, 9 3 12, 6 18, 18 4 22, 5 27, 27 9 से विभाजित है, तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ये संख्या क्या, 9 से भी विभाजित होगी। चलिए, तो आशा करते हैं इस बात को समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। बड़े अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं मानता हूँ कि सारे लड़कों को ये क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, फिर बात करेंगे हम अभाज्य संख्याएं पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 है भाई। ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही मार के निकल जाना, ठीक है। बट यहाँ पर मैं कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये भी लिख दे रहा हूँ भाई, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होती है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। अर्थात कहने का मतलब क्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिनका केवल दो गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड ही संभव है। पहला गुणनखंड तो 1 है और दूसरा गुणनखंड वह नंबर खुद है। आज हम आपको बताएंगे कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। सबको पता होगा, बट आज आप कंफर्म हो जाएंगे कि एक क्यों नहीं है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिनका केवल 2 गुणनखंड ही हो, वो भी अलग अलग गुणनखंड हो। कैसा हो, अलग अलग गुणनखंड हो। वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड अलग अलग हो, 2 गुणनखंड हो और वो भी अलग अलग हो। जैसे बताता हूँ, समझ में लीजिएगा। जैसे 2 है, 2 का एक गुणनखंड तो 1 है और एक गुणनखंड 2 है, वो नंबर खुद है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 1 है, 3 है, तो 1 है, एक तो होगा ही, एक होना संभव है, और एक क्या है, एक वो नंबर खुद है, ठीक है। तो ये भी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए एक क्यों नहीं है, तो अब बता देते हैं हम कि एक क्यों नहीं है। तो एक होना जरूरी है, वो तो फॉलो कर गया, और एक नंबर, एक खुद वो नंबर है, तो एक खुद नंबर है। अभाज्य संख्या कहता है क्या, कि अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड अलग अलग हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो भी अलग अलग हो। तो इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ गए बात को। अब देखिए क्या समझना है।
पहले 100 प्राकृत संख्याओं में, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई, क्वेश्चन आजकल पूछ ले रहा है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, पहले से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं पूछ ले रहा है। फिर पूछ ले रहा है 20 से 30 के बीच प्राकृत संख्याओं का योग्य कितना है। तो उन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम भाई, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हमें मालूम होना चाहिए। एक तो है नहीं तो ठीक है, 2 से लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 17, 19 के बाद आता है 23, 29, 31, 37, उसके बाद 37 के बाद 41 आएगा, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 भी आएगा, 71 भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, 73 आएगा। ठीक है, 79, 83, देखिए इसमें मजा कहाँ है मैं बता रहा हूँ, 83 ये रोज आप लिखेंगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे। 83 के बाद 89 है, उसके बाद 97, 91, 92, 93, हाँ 97 है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ज़्यादा हो जा रहा है भाई। देखिए कहाँ गलत कर दिया मैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं होता है ना भाई, 9 नहीं अभाज्य संख्या है। ठीक है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 1 से 50 तक के बीच पूछता है तो 15 अभाज्य संख्या होती है। देख लीजिए, लिख लीजिएगा भाई मेरे, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि 11 से लेके 20 तक में, 11 से लेके 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 अभाज्य संख्या हैं। पूछ लेता है क्वेश्चन कि 20 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप देख लीजिए कितनी हैं। ठीक है, और पूछ लेता है क्वेश्चन कि 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग्य कितना है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ये 1 से लेके 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपको बार बार बोलना चाहिए ताकि ये अभाज्य संख्याएं आपके दिमाग में रहें। और क्वेश्चन है ये बिन लिखे नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि बिन लिखे ही हम कर देंगे, ऐसा कोई इसमें जादू का बात नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए तभी आप जोड़ के करेंगे। क्वेश्चन घुमाएगा तो आप भी घूम जाइएगा, इसीलिए आपको ये याद करके रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ये क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने में हमें मात्र 1 सेकेंड ही लगना चाहिए, 1 से 2-3 सेकेंड में तो हो ही जाना चाहिए क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। देखिए एक है, अगर इसका ऐसा 2 टुकड़ा हो जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, डिफरेंस 1 आ जाए, 2 और 3, 2 और 3 ऐसा संख्या है जो इसका गुणनखंड है और इसका डिफरेंस 1 आ जा रहा है, तो हम उस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, 1/6 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भाई, क्वेश्चन एकदम हलवा है, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, आप इस बात को समझ जाएं तो। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से देखिए, तो ये 3 और 4 का
क्या है, ऐसा टुकड़ा है जिसका डिफरेंस 1 आ जा रहा है। अगर पूछ ले क्वेश्चन में, कहीं भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, जैसे 3 और 4 है, तो 3 और 4 है ना, तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा। तो वही बात है, यहाँ 1/3 प्लस का था तो 1/3 हो जाएगा और -1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा इस बात को। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए इसका ऐसे ही हो गया 4 5 5 6 6 7 7 8। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लें, इसको सबको लिख लेते हैं 1/4 1/5 प्लस 1/5 1 माइनस 6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। क्यों हो रहा है यहाँ समझा दिया मैं एक पे कि हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1/6 आ जाएगा। देखिए प्लस 1/7 माइनस 1/8। देखिए मेरे भाई ये कट जाएगा, सारा का सारा ये कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 माइनस 1/8। तो क्या हो जाएगा 8, एलसीएम लिए 8 2 चौके 8 4 8 एक 8 3/8। आंसर तो 3/8 हुआ। क्या सर इतना करना जरूरी है पेपर में? नहीं, यहाँ हम देखेंगे कि 6 है 12 है, इसका कोई फॉर्म 2 और 3 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि पहला टर्म ले लें और अंत का लास्ट वाला टर्म ले लें 1/8। ठीक है, 1/8 माइनस का होगा और करके निकाल लेंगे भाई। जितना देर लगेगा ये करने में आपको उतना देर में आंसर मिलेगा। ये सब निकालने का जरूरत नहीं है, ये समझ कर रखना है आपको कि ऐसा फॉर्म दिखे तो हम ऐसे कर लेंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल था समझने के लिए। चलिए, कौन सी भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ा पता करना है तो एक तो उपाय है कि इन सबका लसो ले लीजिए आप। एक उपाय ये है कि इन सबका लसा ले लीजिए और फिर इक्वल कर दीजिए। नहीं तो जल्दी में देखना चाहते हैं तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 12 और 2 2 4, इस पर 12 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो ये संख्या बड़ी है। ये संख्या क्या है? बड़ी है मेरे भाई, ये संख्या बड़ी है। फिर ये इसको काट दो, ये छोटी है, कोई मतलब नहीं है, बड़ी संख्या पूछा है। अब फिर हम ये इस नंबर और इस नंबर में चेक करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो 16 और 6, तो कौन बड़ी है? फिर यही बड़ी है संख्या, ये काट दीजिए, ये छोटी है। ये देखिए 4/20 20 को फिर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 से 4/20, तो 20 इधर आ जाएगा और 4 दूनी 8, मतलब पूरा मिलाकर यही बड़ी है। तो ये संख्या 1/2 बड़ी है। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन गलत दे दिया है मेरे भाई। 1/2 यहाँ बड़ी है, कोई ऑप्शन बना लीजिए। 1/2 ये ऑप्शन है, 1/2 इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 1/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? चलिए देखिए ये ऑप्शन दिया है 1/32 1/24 1/96 1/48। तो इसमें शांत दशमलव होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। वैसा अंक जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, मतलब शांत हो जाए मतलब पूरा पूरा कट जाए। जैसे 1.42 ये हो गया, जैसे 32 लिखते हैं तो 1.5 हो जाता है, ये शांत दशमलव है। रिपीटिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है, ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, 5 5 5 ऐसे वाला नहीं है। तो जो शांत हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। अब देखिए इसको पहचानने के लिए क्या तरीका है। तो शांत दशमलव को पहचानने के लिए एक तो उसके हर में 2 से गुना हो या 2 हो या 2 का कोई पावर हो, 2 का कोई पावर हो, 2 का पावर n। अगर किसी भी हर में 2 का पावर n है या 2 खुद है तो वो शांत दशमलव देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया।
अगर बोले हम कि अगर 5 हर में 5 का भी 5 हर हर 5 हो या 5 का कोई पावर हो, 5 का कोई पावर हो तो वो भी शांत दशमलव देगा। या 2 और 5 का कोई गुणक हो और या 2 का पावर n और 5 का पावर n हो तो वो भी शांत दशमलव देगा। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर शांत दशमलव तभी मिलेगा जब हर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो या 5 का मल्टीप्लिकेशन हो या दोनों का हो, ठीक है, तभी शांत दशमलव मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 1/32, देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पूरा। 1/32 है तो 1/32 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2⁵। तो ये शांत दशमलव दे देगा क्योंकि 2 के पावर 5 है, या तो 2 हो या 2 का पावर हो तो शांत दशमलव देगा, या 5 हो या 5 का पावर हो तो शांत दशमलव देगा, या 2 हो या 2 का पावर हो या 5 का 2 या 5 का गुणक हो या 2 और 2 का पावर कुछ भी हो और 5 का पावर कुछ भी हो तो भी शांत दशमलव देगा। तो ये ऑप्शन शांत दशमलव का यही सही है। बाकी देख लीजिए आप, इसमें कुछ नहीं होगा, 3 आ जाएगा, 3 गुना 8 हो जाएगा, 3 आ गया, नहीं होगा। यहाँ क्या है, 16 छक्का 96 होता है, 3 यहाँ भी आ गया, ये भी नहीं होगा। हमेशा 2 या 5 के ही टर्म में होना चाहिए तो शांत दशमलव देगा, नहीं तो नहीं देगा भाई मेरे। 48 देखिए, 3 इंटू 16 32 48 होता है, 3 हो गया, ये शांत दशमलव नहीं देगा मेरे भाई। तो राइट आंसर 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ये बात बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से मैंने बताया इसको। चलिए देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन। देखिए वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 63, 77 और 98 को विभाजित किया जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 63, 77 और 98 को विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए और 2 बचना चाहिए। इनमें से घटा देंगे भाई तो ये संख्या प्रॉपर कट जाना चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इसको काट देगी, तो इसका HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो ये 60 हो गया, ये 72 हो गया, ये हो गया 96, है ना, यस सही है, 96 हो गया। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो क्या होगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने का सबसे बेटर तरीका क्या है, दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए जो पास पास हों। तो उनका अंतर आ गया 12। अगर ये संख्या इससे ये संख्या इन सबको विभाजित कर दे रही है तो HCF 12 ही होगा, ठीक है, HCF 12 होगा। तो देखते हैं, ये तो कर दे रहा है बट ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका कोई फैक्टर भी हो ना, इसका कोई फैक्टर भी हो तो भी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। जैसे 1 और 12 इसका फैक्टर है, क्या संख्या विभाजित हो रही है, तो 12 से संख्या तो विभाजित हो रही है बट ऑप्शन में है ही नहीं। तो दूसरा कोई फैक्टर देखते हैं, 2 और 6, तो 2 है ही नहीं ऑप्शन में, 2 भी विभाजित कर रही हैं सारे को सारे, और 3 शायद ना बचे, 3 तो बचेगा नहीं, 2 से करेंगे तो ये होगा नहीं, ठीक है। 6 है, 6 ऑप्शन में है और 6 फैक्टर भी है इसका, 6 से भाग करेंगे तो प्रॉपर कट रहा है, ये तो प्रॉपर कट रहा है ना, तो इस इनका शेष भी 3, 5 और 2 बचेगा, ठीक है। तो 6 राइट आंसर है, इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक परीक्षा में ध्रुवा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो एलिगेशन लगा देते हैं भाई, 70%, ये पता है ना, परसेंट हो 70% किसको डिनोट करता है, अगर इनका रेशियो लेंगे तो ये 70% मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 70% है और ध्रुवा को 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, तो 25 में से 20 अंक प्राप्त किए तो कितना परसेंट बना भाई, तो 20 आया है कितने में से, 25 में से,
तो फ्रैक्शन हो गया आपका कितना 25 चौके 100 80% हो गया। तो 80% यहाँ ला दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स कितना था 25 का था, याद रखिएगा। ये इनका रेशियो जो आएगा ना वो मैक्सिमम मार्क्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। और यदि उसका कुल प्राप्तांक, ये दोनों में बोल रहा है कि उसका 78% था, तो इस बात को हम समझ लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहले तो पूछ रहा है तो पहले परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई मेरे 2%। यहाँ घटाएंगे 2% नहीं, यहाँ मार्क्स आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये परसेंट लिखना गलत बात है भाई मेरे, ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम मार्क्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2:8 के रेशियो में मिलेगा तो 1:4, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना था भाई 25, तो 4 कर रहा है 25 को, तो एक कितना को करेगा, तो एक करेगा 4 24 6 चौके 24 6.25 आएगा। तो पहले परीक्षा में कितना अधिकतम अंक था, तो पहले परीक्षा में 6.25 था भाई, एक गुना है तो 1.625 करेंगे, एक में गुना करेंगे तो 6.25 आएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए भाई, पहले ले लीजिए क्वांटिटी और रुपीस। क्वांटिटी कितना है, 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना खरीदता है 5 पेन खरीदता है मेरे भाई। तो इसका सीपी क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया है, 1 रुपया पेन खरीदता है, ठीक है। एसपी हो गया इसका, 1 रुपया में कितना बेचता है 4 बेचता है, किसी पेन जो है 1 रुपया में 4 बेचता है, तो खरीदता है 1 रुपया में 5 पेन है तो वो क्रय मूल्य हो गया, बेचता है 1 रुपया में 4 पेन है तो वो विक्रय मूल्य होगा। देखिए मेरे भाई, इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी को बराबर करेंगे तब जाके हमें पैसा का हेर फेर पता चलेगा, ठीक है, कि कौन ज़्यादा बेचा और कितना कम खरीदा, या कौन ज़्यादा खरीदा और कौन ज़्यादा बेचा। तो क्वांटिटी सेम करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वांटिटी सेम करना पड़ता है इसमें। तो देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ अच्छे से। तो इसको करेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से हो जाएगा, यहाँ भी 5 से हो जाएगा, तो कितना रुपया हो गया, तो सीपी हो गया 4 रुपया और एसपी हो गया 5 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया। तो कितना का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ कितने पर हुआ, तो 4 पे हुआ, क्रय मूल्य 4 है, 4 हुआ, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत पूछा था 25% राइट आंसर है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बेहद सवाल आसान सवाल है। चलिए देखते हैं 30 का, ये क्या करना क्या रहता है, इसको प्रॉपर तरीके से करें तो मान लेते हैं इसको, ये x के बराबर है, अगर x के बराबर है तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो 30 माइनस ये फिर से आ गया, वैसे ही यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, 30 माइनस ये इतना माने थे हम x के बराबर, तो x हो जाएगा और उधर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे ना तो x प्लस 6 और x माइनस 5 आएगा। ये वैल्यू दिया लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 होगा। हम डायरेक्ट देंगे ऐसे सवालों का जवाब। देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 5 और 6 होगा, तो जो छोटा माइनस होता है ना, माइनस अगर प्लस पूछ दे तो 6 हो जाएगा आंसर इसका,
बट माइनस पूछेगा तो 5 आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि 12 का कितना हो जाएगा, 12 प्लस प्लस ऐसे पूरा टोटल होता है 12 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4। तो ये बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा ये बात। 5 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहद अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 है, a प्लस बी बी सी सी ए 78 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी क्यू प्लस सॉरी माइनस है -3abc इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। देखिए क्या हमको पता है, देखिए क्वेश्चन हम करेंगे एक लाइन में। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए। ये क्वेश्चन में 1 सेकेंड में उड़ा दूंगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। चलिए देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का तो मान हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का पता नहीं है, ए बी प्लस में है, माइनस ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा इसका काम। बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से निकाल लें क्या, देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। देखिए ये समझ में आ रहा होगा आपको। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से कॉमन ले लें हम, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, दिया है 78, तो प्लस 2 लिख नहीं रहे हैं, वो सब भी उतरेगा। तो इंटू 78 माइनस 256 कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 78, 8 दूनी 16 7 दूनी 14 156, तो इक्वल टू 100 आ गया मेरे भाई, यहाँ इसका मान 100 आ गया। ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ए प्लस बी माइनस सी का फैक्टर प्लस में हो जाएगा सारा, तो 78 रख लीजिए इसको, 100 माइनस 78 ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, कितना दिया था, 16 दिया था, तो घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 22 आएगा, तो 16 इंटू 22, आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, बस बहुत टाइम लगा। अब इस टाइम को कैसे बचाएं भाई, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी कॉन्सेप्ट से कीजिएगा आप लोग। वो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस कुछ करना होता नहीं है उसमें, देखिएगा। चलिए ये मैंने प्रॉपर तरीके से करा दिया है। ठीक है, देखिए करना क्या है, अगर दो इक्वेशन है, देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, अगर दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो 2 को फिक्स करेंगे और एक को कुछ भी मान लेंगे। क्या करेंगे, 2 को फिक्स करेंगे और एक को कुछ भी मान लेंगे। चलिए हम मान लेते हैं इसको, c को 0 मान लिए। अब c को 0 मान लिए तो a प्लस बी ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 16 हो गया। देखिए यहाँ से c 0 हो जाएगा, c वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो a भी निकल के आया कितना, 78। देखिए यहाँ भी c 0 हो जाएगा, 3abc 0 हो जाएगा, निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर वाट। मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट निकाल दूँ। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का निकालना है, तो ए प्लस बी है, यहाँ से निकाल जाएगा, निकल जाएगा कैसे, ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू इधर हो जाएगा, तो 16 के क्यू क्या होगा, 40 96 माइनस माइनस हो जाएगा,
उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस होता है, तो 3 इंटू 16 इंटू 78 हो जाएगा। आप कर लीजिए ये, 16 तिया 48, 48 और 78 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, और चौके 32, अच्छा 38, 8 8 64 और चौके 32, अच्छा 38, 8 7 56, तो चौके 28 अब 5, 28 5 33, 4 14 7 37 44, 40 96 में 37 44 घटाइएगा मेरे भाई, 2 5 3 कट गया, 392, 352 आंसर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो सही बात है। देखिए दो इक्वेशन है, एक को फिक्स करेंगे, यहाँ दो को फिक्स करेंगे, एक को कुछ भी मान लेंगे। बेहद आसान सवाल है, कैसे भी कीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो वो भी हो जाएगा, टाइम का कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए सेम क्वेश्चन सेम मेथड से भी हम ये इसको बना लेंगे, बट देखते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो x क्यू वाई स्क्वायर नहीं है भाई, ये वाई क्यू है, वाई क्यू वाई का पावर क्यू है प्लस 3x माइनस 1। तो देखिए इसका क्यू कीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, इधर से ये लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यही तो पूछा है ना, 0। ये भी एक सेकेंड में निकल जाएगा, बट देखिए पिछले वाले मेथड से मैं बता दे रहा हूँ, ये निकलने का ये भी निकल गया, कुछ नहीं करना था, इसका क्यू करना था और इसका क्यू करना था, निकल जाता आंसर। बट देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से नहीं करना है, आदत अब डालनी है। कैसे, ऐसे देखिए, देखिए बता रहा हूँ कैसे। एक इक्वेशन है तो एक एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे, एक इक्वेशन है दो वेरिएबल दिया है तो एक को फिक्स करेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स करेंगे और एक को कुछ भी मान लेंगे। तो y 0 कर लेंगे, y 0 कर लें, या कुछ भी आप x भी 0 करके मानेंगे तो आ जाएगा, y हम 0 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 1 आ गया, तो x का पावर y यहाँ भी 0 हो जाएगा, y ये टर्म ही खत्म हो गया, -1, तो 1 का क्यूब 1 -1 इक्वल टू 0, आंसर 0। कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11, तो sec 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए बेहद खूबसूरत सवाल ये भी है और इसका उत्तर सेम आएगा, 11 11, मैं पहले ही बता दिया 11 आएगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा पर, और कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक कॉसेक, और किस में पूछता है भाई, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस टैन कॉट में, कॉट स्क्वायर थीटा। इस पे बहुत ये पूछा है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये सेम आंसर होता है तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए कैसे बनता है, इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 11। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11। अब आगे देखिए, यहाँ हम क्या कर दें, tan स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस, देखिए क्या होती है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ मैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 जाएगा सेक स्क्वायर टर्म में लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11। ठीक है, 11 है ये। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक का पावर 4 थीटा -1 1 नहीं, सेक स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11। यही तो पूछ रहा था मेरे भाई, यही तो पूछ रहा था, मैंने बोला ना 11 आंसर आएगा। तो आप देख लीजिएगा, ये इसको एकदम नज़रिए में बसा लीजिए, नज़र में बसा लेना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद सवाल, देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है, ग्रुप डी में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलेगा कि इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया, नहीं आता है, आता है भाई, बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए 61 पर 1600 लिखा था, कितना, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है। मैंने बताया कल ही कि 10% क्या होता है, छूट होता है। छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य होता है, ठीक है, एसपी विक्रय मूल्य होता है। तो 10% की छूट 1/10 हो गया, फ्रैक्शन 10 हो 1/10 बनता है। तो 10 रुपया अगर मार्क प्राइस कर रहा है तो 1 रुपये की छूट दे रहा है उसमें, तो बेच रहा है कितने पे, 9 पे बेच रहा है। तो शर्ट का मूल्य क्या होगा, तो शर्ट पर कितना रुपया लिखा था भाई, 10 रुपया डिनोट कर रहा है 1600 को, तो कितना गुना ज़्यादा कर रहा है डिनोट, 160 गुना। तो कितने में बेचा होगा, 160 गुना 9 ज़्यादा में बेचा होगा, तो 16 नवा 144 होता है जी, 144, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का मूल्य 171 है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि जिसमें ये पूछा नहीं जाता है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आप रेलवे का दे रहे हो, आप एसएससी का दे रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में दे, बैंक में भी दे, ये क्वेश्चन आता है भाई मेरे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पता नहीं क्या है इसमें कि पूछे ही जाते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को बना लिया जाए। देखिए एक बैग है, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात किस अनुपात में है, तो लिख लें सिक्कों की संख्या का अनुपात किस अनुपात में है, तो 5, 4, 3। हम देखिए क्वेश्चन को 1 सेकेंड में मार देंगे, ये क्वेश्चन को ऑप्शन देखते ही खत्म कर देना चाहिए। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख लिख कर मैं बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। देखिए 5x, 4x और 3x हम मान लिए सिक्कों की संख्या का अनुपात 5, 4, 3 था, तो मैंने मान लिया सिक्कों की संख्या कितनी है, 5x है, 4x है, 3x है। तो सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, सिक्कों का मूल्य अगर हम रुपये में बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 50 पैसा है, 25 पैसा है, 10 पैसा है। तो सिक्कों की संख्या 5x है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5x है तो 5x 50 पैसे का तो 2 से भाग दे देंगे। 4x है, 25 पैसा का सिक्का है तो 4 से दे देंगे, और 3x है तो 10 से दे देंगे, 10 पैसा का सिक्का है तो, ठीक है। ये बोल रहा है इन सब का क्या, एक सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है, ठीक है। देखिए मेरे भाई अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। कितना है, इन सारे सिक्कों का मूल्य कितना है, 171 है। सबको जोड़ लें तो ये 171 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा एलसीएम। 2 10 5 50x प्लस 4 5 पंचों 20x प्लस 10 दूनी 6x, 50 20 70 6 76, x इक्वल टू 171। तो 76x/20 बहुत लंबा नहीं जा रहा है, मैंने ऐसे एफर्ट ही नहीं करना है अपने को, ये बस समझने के लिए है। 76x/20 कटा दीजिए यार, यहीं पे लंबा जा रहा है तो 28/10 और 14 नहीं 28 नहीं होगा, 38 होगा मेरे भाई, 38 90 ये 5, ये हो जाएगा कितना 9 19 नवा 171, 9 पाँचे 45। तो x का मान कितना आ गया, 45 आ गया मेरे भाई, 45 आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो देखिए 45 × 5 कर लें, सिक्कों की संख्या 45 × 4 कर लें,
45 इंटू 3 कर लें तो ये आ जाएगा क्या, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। 45 इंटू 5 करेंगे 225 आएगा, 225 आएगा। 50 पैसे के सिक्के कितने रखे थे, 225। 45 के 4 से करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। 45 का 3 से करेंगे तो 135 आएगा। तो यही सिक्कों की संख्या थी, बी नंबर ऑप्शन राइट था। बट अपने को ऐसे करना नहीं है। अपने को कैसे करना है, देखिए देखिए कैसे करना है भाई मेरे। थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के की संख्या का अनुपात दिया है 5:4:3 के अनुपात में। सिक्के किस अनुपात में है, 5:4:3। यहीं से हमें पता हो जाना चाहिए। और पूछ लिया है सिक्कों की संख्या क्या है, वो भी हर प्रकार के सिक्के की संख्या है भाई। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात इस अनुपात में है, तो सिक्के भी तो सिक्के इसी अनुपात में तो होंगे, इसी अनुपात में तो होंगे। तो कुछ करना ही नहीं था, देख लेना था कि कौन सा संख्या उस अनुपात में है। तो 200 है क्या, देखिए तो 1 0 1 0 1 0 कट गया। 5 चौके 20, 50 25, बचती 15 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा आपका। ये छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं इधर 1 4, ये 0 0 कट गया। 14 15 28, ये भी नहीं होगा, इसका तो बन ही नहीं रहा है। 5:4:3 के अनुपात में ये संख्याएं भी होंगी। तो डायरेक्ट आंसर देखिए, ये 0 0 0 ये नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा भाई, ये कटेगा ही नहीं। 2 से कट जाएगा, 4 से, 4 हाँ 4 से भी कट जाएगा। 4 5 20, 4 9 36, 6 चौके 16, 5 9 4 के अनुपात में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो मान ली यही आंसर होगा। तो ऐसे भी हमें बिन बनाए हुए भी हमें पता चल जा रहा है कि ये आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। शुरुआत की है भाई एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वाई शुरू किए। एक्स ने 8,000 का निवेश किया भाई, एक्स 8,000 का निवेश करता है किया, और वाई ने 10,000 का निवेश किया, ठीक है। 10,000 का निवेश कर दिया। 6 महीने बाद जेड भी आ गया, कितने, 6 महीने बाद 6,000 के निवेश के साथ, 6,000 के निवेश के साथ आ गया। ऐसे तो लिखिए हम, विश्व उस व्यवसाय में शामिल हो गया यदि 3 वर्ष में 9,660 का लाभ होता है। तो ये जान जाइए भाई कि लाभ क्या होता है। अगर पूंजीपतियों में बात करें तो लाभ होता है पूंजी इंटू समय, समय। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट तो ये बोल रहा है, प्रॉफिट तो इन लोग को हुआ है, कैपिटल इंटू टाइम, तो इनका टाइम कितना था, 3 साल था, 3 साल था। और इसका कितना था, जेड 6 महीने बाद आया तो ये 2.5 साल ही रहा, ठीक है। तो पूछ रहा है इनको 3 वर्ष में 9,660 का लाभ होता है, तो ये 2.5 वर्ष, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए भाई। फिर जेड का हिस्सा बता दीजिएगा। तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 के 24,000 हो गया, 10 3 30,000 हो गया, और 2 3 6 3,000 5 15,000 हो गया। कटा दीजिए, 3 3 3 कटेगा ना भाई, 6 चौके 24, 6 5 6 30 12, ये कटेगा, 3 8 24, 3 दही 30, 3 5 15, तो 8 10 और 5, 8, हाँ ठीक है, 8 10 5 के अनुपात में इन्हें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, पूंजी इंटू समय, प्रॉफिट होता है। अब टोटल प्रॉफिट ये बता रहा है कि 9,660 रुपये का हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट 9,660 रुपये का है। यहाँ कितना दे रहा है, 18 5 23, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ है 23 रुपये का। अब बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में, नहीं 23 रुपया नहीं, 9,660 रुपये का है। तो कितना गुना ज़्यादा है भाई, 23 तियाँ 96, 23 तियाँ नहीं, 23 चौके 92 होता है यार, 23 चौके 92, 4 23 दूनी 46, 420। तो किसका पूछ रहा है हिस्सा भाई, जेड का हिस्सा पूछ रहा है, तो 420 इंटू 5,
तो कितना हो गया 0, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 21, ठीक है 2100 रुपया हो गया इसका आंसर डायरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, देख लीजिएगा, बेहद सवाल आसान था, आसान सवाल था, ठीक है, समझने की बात है। ये याद रखिएगा, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाता है। ये कैसा सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल फिर से आ गया। बी को 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। ठीक है भाई, ए 5 दूनी 10, टोटल 10 यूनिट कार्य है, तो एक कितना यूनिट पर डे काम करता है, तो 2 यूनिट पर डे काम करता है, ठीक है। आज 10 है तो 10 1 यूनिट पर डे बी काम करता है। बोल रहा है कि 4 दिन पहले ए काम छोड़ दिया था, तो 10 यूनिट का काम था, 4 दिन पहले ए छोड़ दिया था, तो 4 दिन बी तो काम किया होगा ना, तो 4 दिन बी काम करते हुए 1 यूनिट पर डे काम किया, तो 4 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया, तो 6 यूनिट बच गया। 6 यूनिट काम वो दोनों मिलकर किए होंगे ना, दोनों मिलकर किए होंगे 6 यूनिट का काम। तो पूछ रहा है ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो 4 दिन तो वो पूरा किया था अकेले बी ने, और 6 दिन वो साथ में काम किया था, तो 3 यूनिट पर डे हो रहा था उस टाइम, तो 2 दिन 3 से कटेगा 2, और 2 दिन ए और बी साथ मिलकर काम किए थे, ठीक है ना। 2 दिन ए और बी साथ मिलकर काम किए थे। ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो 2 दिन कार्य किया था। बी भी 2 और 4 6 दिन कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, आप देख लीजिए, मेंशन कर दिया हूँ मैं कब कौन सा शिफ्ट में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 लीटर के एक मिश्रण में, क्या 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बेहुदा सवाल है यार, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। 35 लीटर का एक मिश्रण है, मान लीजिए यहाँ 35 लीटर का कोई मिश्रण है, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 4:1 है। तो बोल रहा है इस मिश्रण में 5 लीटर और पानी, तो मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है भाई, 4:1 में है, तो टोटल करते हैं 4 1 5, तो 4/5, 35 का 4/5 कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, तो 5 7 35, 28 लीटर मिल्क है। तो वाटर कितना है, वाटर हो जाएगा आपका 28 7 लीटर, तो अब और 7 लीटर मिला दिया जा रहा है, 7 लीटर और मिला दिया जा रहा है, तो 14 लीटर हो जाएगा। तो पूछ रहा है नया क्या है, नया अनुपात क्या है, तो मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 28:14 है, तो 2:1 हो जाएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बेहद सवाल आसान है भाई। देखिए, ए 30 मिनट, बी 45 मिनट में भर सकता है, और सी कितने मिनट में निकाल सकता है, तो 60 मिनट में निकाल सकता है, ठीक है। इनका लेंगे तो क्या आएगा, 45 दूनी 90, 60, 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 30 छक्का 80, 45 चौका 180, 60 माइनस हो जाएगा, तीनों बोल रहा है कि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम में भरेगा, तो 180/6 4 10 -3, तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका फ्रैक्शन, अच्छा ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया था कि इसका ऑप्शन बहुत टेढ़ा है, देखिएगा आप बनाकर एक बार देखिएगा, क्वेश्चन बहुत मतलब आसान नहीं है,
बट फिर भी ऑप्शन में मत खा जाइएगा पेपर में, इसीलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो कर लीजिए 7 7 दूनी 14 और 4 आया, 7 5 35 प्लस 5/7 मिनट आएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? तो कुछ नहीं करना है भाई, 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज 3,000 उधार लेता है। पहले तो वो 3,000 लिया, 2 वर्ष के लिए रेट है 6 पर, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा इसका? 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि उसी धनराशि को अपने दोस्त को 9% पर दिया था, तो कितना हो जाएगा? 3,000 था ना, 33 27 दूनी 54, 540 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना का हो गया? उसको 180 का लाभ हो गया। बेहद सवाल आसान था, बेहद आसान सवाल था भाई मेरे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कल भी ये सवाल था मेरे भाई। कल का सेट, हर डे का सेट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर डे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। आज बेहद अच्छे सवाल थे आगे, तो बहुत कुछ सीखे आप, इसीलिए हर सेट को आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए देखिए, ये है P, कोई राशि है, मान लीजिए 15 वर्ष में अपने आप की क्या हो गई? 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। कल भी बताए थे कि ये 2 गुनी हो जाएगी, ये मिश्रधन को सूचित करता है, और मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसमें दोनों है। देखिए आपको ये करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये होता है ऐसे। बहुत लोग मात खा जाते हैं इस भाषा में, तो आपको नहीं खाना है, इसलिए मैं लिख लिख कर बता रहा हूँ आराम से। देखिए P प्लस SI है, इसमें है, तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज घटा दीजिएगा मूलधन को, तो साधारण ब्याज P आ जाएगा, और मूलधन भी P ही है। तो R प्रतिशत निकालना है, 15 साल टाइम दे दिया है, तो 100 तो नहीं निकल जाएगा, P से P कैंसल। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 दिए 15, 20, 20/3 इक्वल टू R हो जाएगा परसेंट, है क्या? है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्या भाई? औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए x है, x प्लस 2 है, सम संख्या बोला है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 हो जाएगा, 2 2 बढ़ेगा, x प्लस 8 हो जाएगा। 5 संख्या है, इसका औसत 40 दिया हुआ है। तो औसत होता क्या है? एवरेज होता क्या है? कुल संख्याओं का योग। ये देखिए मैं रोज लिखूंगा, आप कतई चिंता ना करना, ठीक है? क्योंकि ये आप रोज देखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा सारा चीज। कुल संख्याओं का योग बड़ा में कुल संख्या, ठीक है? तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, तो 5x हो गया, इनका जोड़ोगे तो, और 2 4 6 6 12 8 20 अपॉन 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 में से 20 गया, 180, 5 काटेंगे तो 36 आ जाएगा, x इक्वल टू 36। तो सबसे छोटी संख्या तो 36 ही होगी मेरी भाई, उससे सब तो बड़ी ही होंगी। चलिए 36 आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है? कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, किस दिशा में? उसी दिशा में, जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा था उसी दिशा में गाड़ी भी जा रही थी, ठीक है? तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा आप समझ लीजिएगा। 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा था वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? चलिए भाई मैं गाड़ी की गति को मान लेता हूँ कि x थी,
तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा व्यक्ति और गाड़ी के बीच में, तो x -3 हो जाएगा। देखिए सापेक्ष चाल है, x क्या मान लिया मैंने, गाड़ी की चाल मान ली, और 3 क्या है, व्यक्ति की चाल है, ठीक है। और कितनी दूरी है, 100 मीटर की दूरी तक उसने देखा था, तो 100 मीटर की दूरी है। मीटर है, देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है आंसर, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही आंसर लगाएंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 से भाग दे दिए तो कितना हो गया, बटा समय कितना है, 4 मिनट तक देखता था, ठीक है, 4/60 कटा दीजिए इसको, 2 से 2 कट गया, 15 चौके 60 हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये पलट जाएगा, तो x -3 = 3/2 आएगा। 3 देखिए लिख दे रहा हूँ, 3/2 इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा, 2x - 6 = 3, तो 2x प्लस इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो x = 9/2 किलोमीटर पर आवर मानेंगे, 9/2 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये सापेक्ष चाल है व्यक्ति और बस से। बस कितने दूर तक देखा था, तो 100 मीटर की दूरी हो गई, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया गया, और 4 मिनट लगा था देखने में, तो 4 मिनट को घंटा में चेंज कर दिया गया 60 से भाग देकर। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर आवर है, लिख लेते हैं भाई, नाव की गति शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है, बहुत सब सिंपल है मेरे भाई, जो कल ही बताए थे ये सवाल, और कल बताए थे हम, और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बताए थे, हम बता दे रहे हैं, विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव और धारा के बीच कैसा होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो नाव और धारा के बीच, वो बोल रहा है 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो कितना किलोमीटर प्रति आवर हो गया, दूरी बटा में समय इक्वल टू चाल, तो 20/4 यहाँ कीजिएगा ना, 20/4 = 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल W = क्या हो जाएगा, ये 20 दिया हुआ है, -W = 5, तो उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा धारा की चाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोण MNP त्रिकोण DEF के समरूप है, क्या है, DEF के समरूप है। त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर है, और त्रिकोण DEF का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण DEF की सबसे लंबी भुजा क्या है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा जानकारी में दे दूं कि अगर त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप है, MNP, ये जानकारी है, आप ध्यान रखिएगा, DEF सवाल तो बहुत इजी है, एक ही लाइन में हो जाएगा, बट ये आप याद रखिएगा, अगर MNP समरूप त्रिभुज DEF के समरूप है, तो क्या क्या हो सकती हैं इनकी, देखिए इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। जैसे देखिए MN/DE, ये भुजा इसके अनुपात में है, ठीक है, और MP = DF, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। NP/EP इसका पेरीमीटर बोले P1 P2, इसका भी अनुपात बराबर होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो ही गया, ठीक है। देखिए क्या, फिर से अंतः त्रिज्या भी बराबर होगी,
परिकेंद्र भी बराबर होगा। और सबसे बेहतरीन चीज है इनकी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है ना, वर्गमूल के अंदर होगा। ठीक है, तो यही सवाल पूछ लिया है ना। एक भुजा, दोनों का भुजा दिया है। देखिए यहाँ सवाल कर रहे हैं। अब देखिए MNP का क्षेत्रफल कितना है, 1024 है, बटा DEF का क्षेत्रफल 144 है। ये अंडर रूट होता है किसके भुजा के बराबर होता है भाई, तो त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा MNP ऊपर है तो MNP का ही लिखाएगा, 64 है। और DEF की सबसे लंबी भुजा क्या है, तो मान लीजिए x है। इसको कटाइएगा, 1024 किसका स्क्वायर है, आपको याद करना होगा 1024 32 का स्क्वायर है। ठीक है, 32/12। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर अगर वो क्वेश्चन बता रहे हैं हम भाई, अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। 32/12 = 64/x, ये कट गया 2, 12 दूनी 24, तो x = 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बात समझ में याद रख लीजिएगा मेरे भाई, इस पर क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी अंतः केंद्र पूछ लेता है, कभी परिकेंद्र पूछ लेता है, कभी पेरीमीटर परिमाप का अनुपात पूछ लेगा। तो ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है सारा कुछ, बट बस ये एक चीज अंडर रूट में आ जाता है, क्षेत्रफल इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम 8 प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ₹1 जमा करता है जो 72,900 है। फिर x का मान क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो 8% है प्रति वर्ष, तो 8% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई, 2/25 होता है। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष 25 रुपया, अगर कोई धन है 25 रुपया, तो कितना हो जा रहा है, 27 रुपया हो जा रहा है। 8% रेट लग रहा है तो 27 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष की बात कही है तो 2 वर्ष में 25 से 27 होगा, तो ये क्या करता है, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है और 27 का 729 होता है। देखिए ये शो करता है प्रिंसिपल को, ये शो करता है अमाउंट को, और इन दोनों का डिफरेंस शो करता है CI को। तो ये बोल रहा है 729, तो 72,009, जो 72,900 है। ठीक है, ₹1 जमा करता है जो 72,900 रुपया उसको मिश्रधन के रूप में मिलता है। ठीक है, तो 72,900 रुपया मिश्रधन है, तो कितना गुना ज़्यादा है भाई, 100 गुना ज़्यादा है। 100 गुना ज़्यादा है तो प्रिंसिपल भी कितना गुना ज़्यादा होना चाहिए, 100 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, प्रिंसिपल 625,000, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए तो ये सेशन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा मेरे भाई, आप देखते रहिएगा। चलिए डेली आएंगे हम, और डेली 25 क्वेश्चन का सेट है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। ये क्वेश्चन का सिलसिला जब तक ग्रुप डी नहीं हो जाएगा, जब तक पेपर नहीं चलेगा, तब तक ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए।